मैं सुनील जी, खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय। आप भारत के तमाम छात्रगण जो गवर्नमेंट जॉब के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु संलग्न हैं, चाहे वह किसी भी तरह का गवर्नमेंट जॉब हो, पीसीएस हो, पब्लिक सर्विस कमीशन हो, या रेलवे हो, या एसएससी हो, या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा जहां से आपको गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होती है, तो उसके लिए पुनः एक लाजवाब आपको महत्वपूर्ण प्रश्नावली श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका नाम ही है सुनील जी जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके 9वें अंक के साथ मैं हाजिर हूं। पहला मैं शुरुआत करता हूं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है, कंपटीशन में पूछ चुका है। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये जैसा कि नाम से जानते हैं कि द्रोणाचार्य अर्जुन के गुरु थे, तो ये प्रशिक्षण देते थे। अर्जुन को धनुर्धर बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो यह खिलाड़ियों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित करने वाले कोच को दिया जाता है, प्रशिक्षक को दिया जाता है, जिनके प्रशिक्षण से खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता जैसे ओलंपिक हो, एशियाड हो, अन्यथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट परिणाम यदि प्राप्त करते हैं खिलाड़ी, तो उनके कोच को दिया जाता है, उनके प्रशिक्षक को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में की गई थी, 1985। याद रखिएगा कब से शुरू की गई थी, यह भी कई गवर्नमेंट जॉब में पूछा है। तो 1985, 1985 में। और यहां पर एक आपको मस्तिष्क में और जानकारी मैं आपको फिट कर देना चाहता हूं कि अर्जुन पुरस्कार ये खिलाड़ी को दिया जाता है, और उन खिलाड़ियों को दिया जाता है, अधिकतम ये किसी भी वर्ष में 15 खिलाड़ी को दिया जा सकता है, और जो लगातार 3 वर्ष तक उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं तो उनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार देने की शुरुआत 1961 में की गई थी, 1961। कंफ्यूज ना होंगे, अर्जुन पुरस्कार 1961 से देना शुरू हुआ था, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से। द्रोणाचार्य पुरस्कार प्रशिक्षक को दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ी को दिया जाता है। एकदम बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगला आइए, मालगुडी डेज के लेखक कौन थे। बहुत बार कई कंपटीशन में पूछा है, सच पूछिए तो ये आपकी कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षा, गवर्नमेंट जॉब के प्रतियोगी परीक्षा का दिलीप कुमार हम मान सकते हैं इनको। तो मालगुडी डेज के लेखक आर के नारायण थे। इनकी लिखी और भी पुस्तक के बारे में पूछा जाता है गवर्नमेंट जॉब के एग्जामिनेशन में, जैसे गाइड हुआ, डार्क रूम, द डार्क रूम, इन सब के लेखक आर के नारायण थे। आर के नारायण उपनिवेश काल में बिताए गए दिन पर सेमी ऑटोबायोग्राफिकल जीवनी टाइप का वो बेहतरीन लिखते थे। और आर के नारायण अंग्रेजी में, भारत में जन्म लेने वाले अंग्रेजी में महत्वपूर्ण लेखक माने जाते हैं। और एक मैं आपको यहां पर और भी जानकारी दे देना चाहता हूं कि आर के नारायण के छोटे भाई का नाम आर के लक्ष्मण था, जो ख्यातिपूर्ण कार्टूनिस्ट थे। टाइम्स ऑफ इंडिया में वो कार्टून भी बनाते थे। तो आर के नारायण के बारे में ये जानकारी याद रखेंगे, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है। अगला प्रश्न, गरबा कहां का लोक नृत्य है। ये आपको सामान्यतः छोटे एग्जामिनेशन में पूछता है, जैसे एसएससी हुआ, या एसएससी के एमटीएस एग्जामिनेशन, या मान लीजिए आपका जैसे बिहार कर्मचारी चयन आयोग हुआ, स्टेट का अन्य समान स्तर के एग्जामिनेशन में पूछता है। तो गरबा लोक नृत्य गुजरात का, ये नवरात्रि के अवसर पर महिलाएं करती है, घरे में दीपक रख करके गोल गोल घूमते रहती है, नृत्य करती है। यही गरबा नृत्य का सार है। विश्व का प्रथम देश जहां पर व्यक्ति को ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया गया, यह भी प्रश्न कई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रतियोगी परीक्षा में पूछ चुका है, आगे भी पूछेगा, मैं गारंटी देता हूं। तो अब आता है कि ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार सबसे पहले नीदरलैंड, हॉलैंड, जिसको हम अन्य नामों से जानते हैं, और नीदरलैंड इसका वर्तमान में इसको कहते हैं। तो नीदरलैंड में सबसे पहले ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार लगाया गया था। अब क्यों ऐच्छिक मृत्यु? ऐच्छिक मृत्यु माने कि इच्छा से कोई यदि मृत्यु प्राप्त करना चाहता है तो उसको ऐच्छिक मृत्यु का यदि सरकार इजाजत देती है, गवर्नमेंट विधिवत प्रक्रिया से, तो वो ऐच्छिक मृत्यु को वर्ण कर सकता है। क्यों, कारण क्या है? तो आपको बताते हैं कि जैसे ऐच्छिक मृत्यु, कोई ऐसा पेशेंट है, कोई ऐसा रोगी है जो कुछ ऐसे रोग से जूझ रहा है, कुछ जो कि कभी ठीक होने वाला नहीं है, या कोमा में है, बेड पर है, और वो सिर्फ
संपूर्ण शरीर उसका मृत है, हृदय चल रहा है। तो इस परिस्थिति में जिसके जीवित रहने की संभावना बिल्कुल नहीं है या असह्य कष्ट से गुजर रहा है और अब उसके ठीक होने की कोई संभावना नहीं है, लाइलाज रोग से पीड़ित है, तो उस स्थिति में उसको कष्ट से मुक्ति के लिए कुछ देशों ने ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया है। उसमें नीदरलैंड पहला देश था जिसने इस ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार दिया था। अगली जो प्रश्न है वो रक्षा क्षेत्र से है कि अग्नि मिसाइल किस प्रकार की है। तो अग्नि मिसाइल जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम और लंबी दूरी की मिसाइल है। अग्नि 3 की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर से अधिक ही है। अब अग्नि मिसाइल में आपको यहां पर मैं एक चीज और बतलाना चाहता हूं कि बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में अंतर जान लीजिए। बैलिस्टिक मिसाइल बहुत लंबे दूरी तक मार करता है। बैलिस्टिक इसको अंतर महाद्वीपीय मिसाइल भी कहते हैं, जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में मारने की क्षमता रखता है। और बैलिस्टिक मिसाइल की मूल जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि इसके प्रक्षेपण जब उसको ऊपर भेजते हैं तो उस समय प्रक्षेपण बल लगाते हैं, लेकिन गिरता है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के सहारे, इसके लिए कोई विशेष बल की जरूरत नहीं होती है। तो प्रक्षेपण के लिए इसको प्रक्षेपण बल लगाया जाता है, लेकिन गिरता है जमीन पर गुरुत्वाकर्षण बल, उसी में उसका एंगल और उसका निशाना सेट करके और तब उसको उस पॉइंट पर जाकर के गुरुत्वाकर्षण का अधीन छोड़ दिया जाता है। लेकिन क्रूज मिसाइल में क्या है कि इसको ये इस श्रेणी की जो मिसाइल होती है ये लक्ष्य को खोज करके, मान लीजिए इधर उधर करके, ये लक्ष्य का पीछा करके ये मारती है, तो पीछा करके इसीलिए इसको क्रूज मिसाइल कहा गया है। अगला एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके जीएस के लिए, इसको मैं सुपरस्टार मान सकता हूं, जीएस के लिए मैं इसको अमिताभ बच्चन भी कहूंगा, क्योंकि पेशाब का रंग पीला क्यों होता है। तो पेशाब का रंग, मूत्र का रंग पीला होने का कारण यूरोक्रम है। यूरोक्रम हीमोग्लोबिन के विखंडन के कारण बनता है और जैसा कि रक्त छानने का काम करता है किडनी, ये हम जानते हैं। तो उस समय विखंडन की स्थिति में यूरोक्रम ये अलग होता है और इसमें तो इसके कारण क्या होता है कि उसमें हल्का पीलापन का अंश चला आता है यूरोक्रम के कारण। और मूत्र का पीएच मान भी कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा है, तो आप 6 याद रखिएगा। मूत्र का स्वभाव क्या होता है ये भी कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा है, तो इसका याद रखिएगा कि मूत्र अम्लीय होता है। सामान्य मूत्र में 2.7% के लगभग यूरिया होता है और 0.3% के आसपास यूरिक अम्ल होता है। तो किडनी जब विखंडन करती है हीमोग्लोबिन का, तो उस स्थिति में छानने का काम करती है, तो उस स्थिति में ये यूरोक्रम के आने के कारण पेशाब का रंग पीला होता है। हाँ, पेशाब का रंग यदि बदल रहा है, अन्य रंग की ओर जा रहा है, यदि पेशाब में रक्त चलावे, खून चलावे, बिल्कुल लाल हो जाए, तो इसका माने कि कोई आपके अंदर का किडनी खराब हो गया है या कोई अंग बुरी तरह से प्रभावित हो गया है, इससे पता चलता है। अगला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का, प्रतियोगी परीक्षा का, मैं हेमा मालिनी का दर्जा इनको दूंगा। इन और कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा है, आगे भी पूछेगा, गारंटेड मानिए, मैं आपको गारंटी देता हूं। अब ये किस एग्जामिनेशन पूछेगा ये हमको नहीं मालूम, लेकिन ये तय है आगे पूछेगा। इंसुलिन की अल्प श्रवण से कौन सी बीमारी होती है। इंसुलिन जैसा कि जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह नाम की बीमारी होती है। मधुमेह जिसको अंग्रेजी में डायबिटीज भी कहते हैं। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं वेस्ट ने की थी और 1921 ईस्वी में की थी, 1921 में। और इंसुलिन अग्नाशय का एक लेंगरहैंस की द्वीपिका उसको कहते हैं। चूंकि लेंगरहैंस एक वैज्ञानिक का नाम था, उन्होंने ही इस द्वीपिका की इस पार्ट का खोज किया गया था, तो उसके बीटा कोशिका से यह स्रावित होता है, यह हार्मोन रिश्ता है। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और वहां से रिश्ता है। इंसुलिन का जब अल्प स्राव होगा तो उस स्थिति में रक्त की ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, और इंसुलिन रक्त की ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस स्थिति में, जैसे कि यदि आप शुगर टेस्ट कराने जाइएगा और यदि आप भूखे पेट हैं, 12 से 14 घंटा भूखे पेट हैं, तो आपका रीडिंग जो आना चाहिए वो 70 से लेकर के और 110 के बीच होना चाहिए। इसका माने कि आपके अंदर सही
कार्य हो रहा है अग्नाशय का और इंसुलिन सही ढंग से आपका वर्क कर रहा है, आपको डायबिटीज नहीं है। और यदि आप भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो ठीक 2 घंटे के अंतराल के बाद यदि टेस्ट होती है तो उस स्थिति में आपकी रीडिंग्स 70 से 140 के बीच होना चाहिए। आजकल ऐसे मॉडर्न रीडिंग में अमेरिकन तो शोधकर्ता ये कहते हैं कि 180 तक भी इसको हम नॉर्मल मानेंगे, लेकिन भारत में 70 से 140 के बीच होना चाहिए। यदि 140 से आपका अधिक है, 2 बार यदि आपकी रीडिंग 200 से ऊपर रीडिंग दे देता है, तो इसका माने आप शुगर के आप मधुमेह के शिकार हो गए हैं। और 300 350 से ऊपर की स्थिति में तो डॉक्टर आपको इंसुलिन के लिए इंजेक्शन भी आपको लेने के लिए कह सकते हैं। वैसे शुरुआत में दवा दी जाती है, लेकिन इंसुलिन अल्प रिसाव से मधुमेह की बीमारी, लेकिन इंसुलिन का यदि अधिक रिसाव हो गया तो भी एक बीमारी है, वो है हाइपोग्लाइसीमिया। इंसुलिन यदि अधिक रिस जाता है तो उस स्थिति में हाइपोग्लाइसीमिया में क्या है कि जैसे अचानक आपका हो सकता है कि हाइपोग्लाइसीमिया में इंसुलिन के अतिस्रावन के कारण अचानक आपका शुगर घट जाए, और उस स्थिति में पता कैसे कीजिएगा, तो आपका पांव थरथराने लगेगा, आपकी आवाज जो है उसमें लड़खड़ाने लगेगी, आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, और ये और भी खतरनाक होता है यदि उसको त्वरित, कभी कभी ऐसा होता है जो इंसुलिन की आपकी रीडिंग, आपकी जो है शुगर की रीडिंग घटते घटते आपको यदि 70 से नीचे आने लगेगी, यदि 50-60 के पास आने लगा, 45 के आसपास, वो आपको संकेत दे देगा, आपके पांव लड़खड़ाने लगेंगे, आपका बोली आपका लटपटाने लगेगा। इसके बाद ध्यान रखिए कि आपका कंसंट्रेशन बिल्कुल वीक हो जाएगा, आपको चक्कर आएगा, गिरने की संभावना रहेगी। तो ये हुआ आपका हाइपोग्लाइसीमिया का। लेकिन यदि आपका इंसुलिन अल्प रिसाव होता है, डायबिटीज है, तो उस स्थिति में उसकी भी एक लक्षण है, उसकी लक्षण होगी जो शरीर में कमजोरी आपको लगेगा, वीकनेस होगा। इसके बाद आपको शरीर में स्फूर्तिपन नहीं पता चलेगा, और फिर आपको आगे होगा कि आपको यदि किसी भी तरह का आप बार बार जो है खांसी, बुखार, पेट खराब, इनसे पीड़ित हो सकते हैं। और लंबे समय तक यदि आपने मधुमेह की अवहेलना की, उसको यदि आपने कंट्रोल नहीं किया, नियंत्रित नहीं किया, तो ये आपका लॉन्ग टर्म में आपके शरीर के अन्य ऑर्गन फेल्योर का कारण बन सकता है। कहा तो यह जाता है कि डायबिटीज में सबसे पहले इफेक्ट आपके आंख पर होगा, हो सकता है बाद में किडनी को वो ले बीते, हार्ट को ले बीते, या फिर लीवर को ले बीते, किसी भी अंग को। और ऐसा यदि आप बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, जांच नहीं कराते हैं और डायबिटीज पर बिल्कुल केयर नहीं कर रहे हैं, तो मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर का वो कारण बन सकता है। इसलिए डायबिटीज, मधुमेह से बचे रहें। इसके लिए मैं आपको एक बहुत छोटा सा सलाह दूंगा, आप योग करें और अपने भोजन पर नियंत्रण करें और शारीरिक काम करें। और यदि आप छात्र हैं तो साइकिल चलाना आपके लिए रामबाण होगा, और जितना पैदल चल सकते हैं इससे तो बड़ा कोई टॉनिक ही नहीं है, दवा ही नहीं है। अब अगला आइए, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है? कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछा है, तो इसको छोटा सा प्रश्न है, तो ये आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण है। तो इसको हम कॉपर और जिंक का मिश्रण कहेंगे। और फिर यदि ये पूछे जो कांसा किन 2 धातु का मिश्रण है, तो इसको हम कहेंगे कॉपर और टीन का। तो कॉपर और टीन का तो ये मिश्रण है। और यदि कॉपर और जिंक के साथ थोड़ा सा निकेल मिला देंगे तो ये जर्मन सिल्वर बन जाएगा। कहा जाता है कि कांसा के बर्तन में यदि आप रात में पानी डाल करके सुबह पीते हैं तो वो पेट के लिए अमृत है, आपके पेट के पाचन शक्ति के लिए अमृत का काम करेगा। और पीतल का बर्तन जानते हैं, इस गांव में दान प्रदान इन सब का उपयोग करते हैं। अब तो एल्युमिनियम का चलन चला आया है। तो ये चूंकि बराबर पूछता है। अंत में एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न की मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, कई कंपटीशन में पूछे हुए, प्रतियोगी परीक्षा में पूछे, गवर्नमेंट जॉब में पूछे हुए। संविधान का अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है या क्या कहता है? तो भारत राज्यों का संघ है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत राज्यों का संघ है, यह कहा गया है। जैसा कि हम जानते हैं, जब वर्तमान में संविधान में 444 अनुच्छेद है। जब भारतीय संविधान लागू की गई थी उस समय 395 395
अनुच्छेद था, लेकिन पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपके इस महत्वपूर्ण प्रश्नावली श्रृंखला जिसका नाम है सुनील जी जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसकी 9वें अंक में यही विदा ले रहा हूं। और पुनः आप सभी छात्रगण, भारत के तमाम छात्रगण जो भी प्रतियोगी परीक्षा में संलग्न, चाहे किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, आपका आर्मी हो, नेवी हो, या फिर पीसीएस का एग्जामिनेशन हो, और भी कोई एग्जामिनेशन हो जिसमें आपको समान अध्ययन पूछी जाती है, उच्च स्तर का हो या आपका समान स्तर का हो या निम्न स्तर का हो, तो आप मेरे सुनील जी खाटी बिहारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बिल्कुल फ्री है, कोई इसका शुल्क नहीं आपको लगेगा। और इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मैं आपको आगे भी एक से एक जानकारी देता रहूंगा। इसके साथ मैं विदा ले रहा हूं। जय बिहार, जय भारत।